हेलो एवरीवन। डीसी मोटर के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। ये हमारा डीसी मोटर से रिलेटेड चौथा लेक्चर है और बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग पहले 3 लेक्चर में किए हैं। तो आप अगर वो क्लास नहीं देखें तो पहले वो क्लास देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत आता भी है तो सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। उसके आसपास का जितना भी चीज़ें होते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है हम वही बता देते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास कैसा लगा। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हेवी ड्यूटी स्टील वर्क क्रेन है वाइड लोड वेरिएशन आर इक्विप्ड विथ। ठीक है, क्वेश्चन में हैवी ड्यूटी स्टील वर्क पूछा है क्रेन का। एक तो क्रेन में जब भी होता है तो क्रेन में हाई स्टार्टिंग टॉर्क पूछा जाता है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको हैवी ड्यूटी दे रखा है तो इसका मतलब है हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मीन्स इसका एग्जैक्ट मतलब ये नहीं है, बट ये हैवी ड्यूटी बोल रहा है क्रेन का तो इसका मतलब वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क की बात की जा रही है। क्वेश्चन में जब भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क आएगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में डीसी सीरीज मोटर आना चाहिए, चाहे कोई भी ऑप्शन हो। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और आता है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट, अगर ये वर्ड आएगा इंटरमिटेंट विथ हाई टॉर्क लोड तो इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर है तो आप वो मार्क करेंगे। इंटरमिटेंट का मतलब ये होता है कि लोड का जो ऑन लोड है जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होता रहता है। मीन्स थोड़ा टाइम के लिए हमें टॉर्क चाहिए, लोड ऑन है फिर लोड ऑफ कर देते हैं उसको, है ना। तो इंटरमिटेंट अगर वर्ड दिया हुआ है ऑप्शन क्वेश्चन में तो वहाँ पे आपको डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर मार्क करना है, और यहाँ पे हैवी ड्यूटी स्टील वर्क क्रेन है तो डीसी सीरीज मोटर मार्क करना है। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर का जो टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, आई ए स्क्वायर होता है। अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे आएगा, और स्पीड टॉर्क का क्या ग्राफ होता है, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ऐसा होता है। ठीक है, आप इस तरह से रिवाइज करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बार बार याद आता रहेगा, मतलब फ्रीक्वेंटली बस ऐसे रिवाइज करते रहना है तो आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे टॉर्क का ये ग्राफ हो जस्ट दिमाग में आया तो ऐसे बना लिए, स्पीड टॉर्क का ग्राफ ऐसे हुआ। ठीक है, ये हुआ डीसी सीरीज मोटर के बाद। डीसी सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि नो लोड पे स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे सब नो लोड है ना, ये बहुत कम लोड है तो स्पीड ऑलमोस्ट नो लोड पे आइडियली स्पीड इनफाइनाइट बोला जाता है, तो नो लोड पे स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कभी भी डीसी मोटर को नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया। सेकंड ऑप्शन इसमें दे रखा है प्लेन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का सिर्फ अभी एक ही क्लास हुआ, अभी आगे इस पर अच्छे से क्वेश्चन करेंगे सेशन। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ बात हमको आपको बताया जाता है। अच्छा, डीसी सीरीज मोटर का एप्लीकेशन कहाँ पे रहता है, क्रेन में होता है, होइस्ट में होता है, ट्रॉली रहता है हमें यूज करते हैं, कन्वेयर बेल्ट में यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव जो हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रेन होता है ना, ट्रैक्शन मोटर, उसमें डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, और प्लेन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, इसमें जो है रोटर जो है वो केज टाइप का होता है, स्क्विरल केज टाइप का, इसलिए इसका नाम प्लेन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बोला गया है। और बी ऑप्शन की अगर हम बात करें, इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। ये आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। ये बहुत ही रोबस्ट होता है, इसका मेंटेनेंस बहुत लो होता है, लो मेंटेनेंस। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो 120 F/P होता है। रोटर का स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है और उसका जो फॉर्मूला है वो NR = NS 1 - S। ठीक है, आपको ऐसे से सारी चीज़ रिकॉल करते रहना है सो दैट आप कभी भी पढ़ें तो आपको याद आता रहेगा, एग्जाम में तुरंत रिकॉल जल्दी हो जाता है। ठीक है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क जो है, स्टार्टिंग टॉर्क ये लो होता है। ठीक है, लो मेंटेनेंस चाहिए। ठीक है, इसमें इतना ही, बाकी इस पे आगे बात करेंगे अच्छे से। ये जो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर है इसमें क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, मीन्स स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में जो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर है इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये जो सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर से एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखिए, बाकी फिर जब आगे क्लास होगा तो इसके बारे में पूरा अच्छे से बताएंगे। एक तो ये कांस्टेंट स्पीड मोटर इसको बोलता है, कांस्टेंट स्पीड मोटर। ये हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता है, सिंक्रोनस स्पीड पे। और इसका एक बार बार इस क्वेश्चन पूछा जाता है सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड है और सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, खुद से स्टार्ट नहीं होता। और हमारा जो इंडक्शन मोटर है ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, तो यहाँ से आप 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द मोटर एक्सीड्स द सिंक्रोनस स्पीड। देखिए ये वर्ड स्पीड ऑफ द मोटर एक्सीड द सिंक्रोनस स्पीड, द ब्रेकिंग मेथड इज। ठीक है, लास्ट क्लास में हम बताए थे कि जब भी ओवरहॉलिंग कंडीशन होता है या फिर कोई भी लोकोमोटिव या ट्रेन ऐसे मूव कर रहा है जिसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा हो गया,
तो उसका स्पीड जो है सिंगुलर स्पीड से ज़्यादा होगा। इस ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं? रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, तो जब भी स्पीड ऑफ द मोटर सिंगुलर स्पीड से ज़्यादा हो जाता है, इस कंडीशन को बोलेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसमें क्या होता है, जो बैक ईएमएफ का वैल्यू है वो सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना, जो मोटर है वो एक्ट एज अ जनरेटर। बैक ईएमएफ का वैल्यू सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, मोटर जनरेटर की तरह बिहेव करता है, और फिर मशीन जो है जनरेटर की तरह बिहेव करते करते वो पावर सप्लाई देने लगता है सप्लाई को ही। ठीक है, यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स हो जाता है। तो सिंस पहले जैसे मोटर वर्क कर रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगा ना, काइनेटिक एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके सप्लाई देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो जनरेटर गिव्स पावर टू सप्लाई। इतनी चीज़ मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, आप अच्छे से याद रखेंगे। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। बैक ईएमएफ का वैल्यू वोल्टेज से ज़्यादा हो गया, तो मोटर जो है जनरेटर की तरफ वर्क करेगा। और पहले मोटर क्या है, सप्लाई से पावर ले रहा था, अब क्या करेगा, मोटर जनरेटर की तरफ वर्क करेगा। जनरेटर का क्या काम है, सप्लाई देना। अब वो पावर मतलब जहाँ से वो सप्लाई ले रहा था उसी को सप्लाई दे देगा खुद वापस। ठीक है, क्योंकि इसका स्पीड बढ़ गया है और करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ठीक है, इतने यहाँ से इतनी बात याद रखेंगे। और सिंस यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी जो सेव है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा रहता है इस वाले ब्रेकिंग में। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक ये क्या ऑप्शन, प्लगिंग टाइप ब्रेकिंग, इसका तो आंसर हो गया रीजनरेटिव ब्रेकिंग। प्लगिंग टाइप में क्या करता है, आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज को रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो इस मेथड से ब्रेकिंग होता है, आर्मेचर के क्रॉस का जो वोल्टेज रिवर्स हो जाता है, तो टॉर्क जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, तो वहाँ से जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। तो फिर वो रिवर्स करंट ब्रेकिंग भी इसको बोला जाता है, प्लगिंग को, है ना। प्लगिंग को हम लोग रिवर्स करंट ब्रेकिंग भी बोलते हैं। आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज का चेंज हो जाता है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो टॉर्क अपोजिट लगने लग गया, तो यहाँ से फिर ब्रेकिंग हो गया, है ना। करंट ब्रेकिंग कंडीशन में जो जो वोल्टेज है टोटल, ये V प्लस ई हो जाता है। नॉर्मल केस में V माइनस ई होता है, लेकिन ब्रेकिंग कंडीशन में आर्मेचर का क्रॉस वोल्टेज V प्लस ई हो गया, वोल्टेज बहुत बढ़ गया। तो करंट की वैल्यू को कम करने के लिए इसमें ब्रेकिंग रजिस्टर लगाया जाता है, RB, आर्मेचर के साथ सीरीज में। ठीक है, करंट की वैल्यू को कम करने के लिए। सारा कुछ मैंने लास्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप देखिएगा। और डायनेमिक ब्रेकिंग में बस हम रिवीजन के लिए इतना बताते रहे यहाँ पे। और डायनेमिक ब्रेकिंग में क्या होता है कि सप्लाई को डायरेक्ट आर्मेचर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, और आर्मेचर के क्रॉस एक ब्रेकिंग रजिस्टर लगा देते हैं, तो सारा जो हीट एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाता है रजिस्टर के थ्रू। ठीक है, तो प्लगिंग में और डायनेमिक ब्रेकिंग दोनों में एनर्जी जो है रेजिस्टेंस के थ्रू वेस्ट हो जा रहा है, तो एनर्जी कुछ भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इसलिए इन दोनों केस में, डायनेमिक ब्रेकिंग और प्लगिंग में, एफिशिएंसी कम होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में सारा एनर्जी हम लोग फिर से यूटिलाइज कर दे रहे हैं, वो वापस सप्लाई को फिर से पावर दे रहा है, तो इसलिए ये इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाएगा मोटर का स्पीड सिंगुलर स्पीड से ज़्यादा, रीजनरेटिव मार्क करना है। एक और टर्म आता है ओवरहॉलिंग कंडीशन, ओवरहॉलिंग कंडीशन। ठीक है, इस केस में भी इनर्शिया बहुत बढ़ जाता है, तो इस केस में भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको आंसर मार्क करना है, राइट। द करेंट ड्रॉन बाय ए 230 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड बैक ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन में डीसी मोटर दे रखा है, सीरीज शंट की बात नहीं की है ना, तो इस ऐसे केस में हम लोग डीसी शंट मोटर बनाएंगे। ये हमारा डीसी शंट मोटर हुआ, है ना। भाई ये 230 वोल्ट डीसी मोटर, यहाँ पे 230 वोल्ट है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम, बैक ईएमएफ 200 वोल्ट, है ना। ये 200 वोल्ट हुआ, बैक ईएमएफ का वैल्यू 200 वोल्ट दे रखा है, बैक ईएमएफ का वैल्यू 200 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया करंट ड्रॉन बाय 230 वोल्ट डीसी मोटर। ठीक है, कितना करंट मूव करा है। यहाँ पे शंट वाइंडिंग के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, तो इससे मतलब नहीं, आप इसमें बस केवीएल ऐसा लगा देना। किसी भी क्वेश्चन में अगर शंट वाइंडिंग से रिलेटेड रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस इसमें केवीएल लगाना है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया रहता तो फिर इसका करंट निकालते तो करंट डिवाइड हो जाता। सिंपल यहाँ पे करंट ड्रॉ पूछा गया है, राइट। अब सिंपल समझिए, इसमें फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बैक ईएमएफ है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे सपोज ये बैक ईएमएफ है, ये भी
यहाँ पे आई ए करंट फ्लो कर रहा है और ये वोल्टेज है ना। तो यहाँ से अगर इस पूरे लूप में केवीएल लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, V माइनस आई ए आर ए माइनस ई बी इक्वल टू जीरो। यही फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, इस पूरे लूप में केवीएल लिखे तो बाद में V आया। यहाँ पोलैरिटी ऐसे है ना। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, पोलैरिटी ऐसे होगा, तो V माइनस ई बी माइनस आई ए आर ए लिख दिया। ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो वोल्टेज कितना है, 230 माइनस ई बी का वैल्यू कितना है, 200 माइनस आई ए निकालना है, और करंट रेजिस्टेंस का वैल्यू 0.5 है ना। तो 0.5 मतलब तो हाफ हो गया, तो हाफ आई ए इक्वल टू 230 माइनस 200, ये कितना है, 30 आया। हाफ आई ए, करंट का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, 30 गुने 2 60 एम्पियर। ठीक है, सिंपल जो मोटर का फॉर्मूला है, इक्वल टू वी माइनस आई आर है, आप यहाँ से केवल लगा के लिख सकते हैं। मोटर और जनरेटर का कुछ भी केस हो, बस एक बार एक डायग्राम अगर बन गया तो आराम से पोलैरिटी के हिसाब से आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से 60 एम्पियर आया तो इसका आंसर होगा 60 एम्पियर। सिंपल, यहाँ पे करंट पूछा गया था, बैक ईएमएफ का वैल्यू भी दे रखा था और वोल्टेज भी दे रखा था, तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज रिक्वायर्ड टू बी मोर देन फुल लोड स्पीड। स्पीड क्या पूछा है, मोर देन द फुल लोड स्पीड। दिस इज पॉसिबल बाई, ठीक है, एन ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन 5। फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे फील्ड कंट्रोल मेथड, फील्ड करंट कंट्रोल मेथड, फील्ड करंट कंट्रोल मेथड, उसमें बताया गया था। तो ठीक है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। बाकी अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन अगर नया आ जाए आपको सोचना कैसा है। स्पीड क्या बोला है, स्पीड को बढ़ाना है ना। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्पीड को बढ़ाना है। क्वेश्चन में बोला गया रिक्वायर्ड टू बी मोर देन फुल लोड स्पीड, तो स्पीड को बढ़ाना है। इसका मतलब यहाँ इस फॉर्मूले में स्पीड कैसे बढ़ेगा, जब हम फ्लक्स को कम करेंगे। फ्लक्स को कम करेंगे, फ्लक्स कैसे कम होगा, फ्लक्स कैसे जनरेट होता है, फील्ड वाइंडिंग में जो करंट होता है उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होता है ना। ये हमारा जब डीसी मोटर, इसमें जो डायग्राम बना है डीसी मोटर का, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग में जब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरे को फ्लक्स को कम करना है, फ्लक्स को कम करना है। इसका मतलब क्या करेंगे, कैसे कम होगा, फील्ड करंट को कम करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, इंक्रीजिंग द आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट का फ्लक्स से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। डिक्रीजिंग द आर्मेचर करंट नहीं, इंक्रीजिंग द एक्साइटेशन करंट नहीं, डिक्रीजिंग द एक्साइटेशन करंट, रिड्यूसिंग द फील्ड करंट। ठीक है, एक्साइटेशन में लिखा रहता तो वो भी चल जाता, रिड्यूसिंग द फील्ड करंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे सोचना था। यहाँ पे स्पीड को बढ़ाना है तो फ्लक्स कम करेंगे। फ्लक्स कैसे कम होगा, जब फील्ड वाइंडिंग से के थ्रू करंट कम होगा। हम लोग फील्ड वाइंडिंग करंट मेथड पढ़े थे, उसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ाते हैं, वहाँ से करंट का वैल्यू कम हो जाता है, फ्लक्स कम होता है। तो ई बी इक्वल टू एन अपॉन 5, सॉरी एन इक्वल टू ई बी अपॉन 5, फ्लक्स कम हो गया तो स्पीड बढ़ गया। स्पीड रेटेड स्पीड से ज़्यादा चाहिए तो हम लोग फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड यूज करते हैं। इस मेथड को एक और नाम दिया जाता है कांस्टेंट किलोवाट मेथड। ठीक है, या फिर कांस्टेंट पावर मेथड। इसको कांस्टेंट पावर मेथड ही बोलते हैं। ये स्टेटमेंट में आपसे पूछते हैं एग्जाम में, इसको क्या बोला जाता है। या फिर अगर फुल लोड स्पीड से ज़्यादा चाहिए तो ऑप्शन में दिया रहेगा आपसे कौन सा मेथड। कभी कभी मेथड में फील्ड कंट्रोल मेथड ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन में ये भी रहता है कांस्टेंट पावर मेथड या फिर कांस्टेंट किलोवाट मेथड। किलोवाट क्या होता है, पावर ही होता है। किलोवाट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है। एक्टिव पावर का यूनिट, एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉस 5। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई साइन 5। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। एक और क्या होता है, एपरेंट पावर, उसका फॉर्मूला होता है वी आई। ठीक है, वी आई या फिर पावर सिस्टम में वी आई कॉन्जुगेट लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में उल्टा पूछा तो यहाँ पे ऐसे उल्टा सोचें, या फिर कोई भी नया क्वेश्चन अगर फ्रेम हो तो आप उस हिसाब से सोचेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फील्ड करंट रिड्यूस करके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर बिलो रेटेड स्पीड से चाहिए तो वो आर्मेचर कंट्रोल मेथड के थ्रू होता है, और आर्मेचर करंट मेथड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टॉर्क मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 220 वोल्ट शंट मोटर। सबसे पहले डायग्राम बनाइए। ए 220 वोल्ट शंट मोटर,
ठीक है, यहाँ पे 220 वोल्ट हो गया। डेवलप अ टॉर्क ऑफ 60 न्यूटन मीटर, ठीक है, टॉर्क का वैल्यू क्या है 60 न्यूटन मीटर एट एन आर्मेचर करंट ऑफ 10 एम्पियर, ठीक है, ये आर्मेचर करंट है 10 एम्पियर। द टॉर्क डेवलप व्हेन द आर्मेचर करंट इज 20 एम्पियर, ठीक है, टॉर्क 60 दे रखा है जब करंट का वैल्यू 10 एम्पियर है। टॉर्क हमसे पूछा है मान लेता है ना, करंट का वैल्यू को क्या किया है 10 से 20 कर दिया है, ठीक है। डीसी शंट मोटर में सिंपल टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है 5 इंटू आई है, चाहे कोई भी डीसी शंट मोटर या सीरीज मोटर हो। फ्लक्स का वैल्यू डीसी शंट मोटर में कांस्टेंट होता है, तो जो टॉर्क का क्या वैल्यू हो गया आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे T1 अपॉन T2 इक्वल टू IA1 अपॉन IA2, ठीक है, इसको सपोज T1 लिख देते हैं, ये T2, ये IA1 हो गया है ना। तो पहले केस में टॉर्क का क्या वैल्यू दे रखा है 60, T2 निकालना है अपने को। आर्मेचर करंट पहले कितना है 10, फिर से बढ़ा के उसको 20 कर दिया गया है। ये 220 वोल्ट का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, बस कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है। क्यों टॉर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है शंट मोटर में, ठीक है। तो ये 10 दूना 20, तो यहाँ से T2 कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 120 न्यूटन मीटर। कोई एग्जाम में तो इसमें पेन नहीं चलाना है, सीधा 10 डायरेक्ट सोचना है कि डीसी शंट मोटर है तो आर्मेचर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 10 एम्पियर में अगर 60 है तो 20 एम्पियर में 120 होगा। अगर सीरीज मोटर होता तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA का स्क्वायर होता, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। मीन्स अगर यहाँ पे दुगना हो रहा है तो टॉर्क कितना 4 गुना हो जाएगा, है ना, करंट का वैल्यू अगर डबल कर रहे हैं तो स्क्वायर की वजह से 4 गुना हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन में डीसी सीरीज मोटर होता तो टॉर्क का वैल्यू यहाँ पे T1 अपॉन T2 इक्वल टू IA स्क्वायर, IA1 का स्क्वायर अपॉन IA2 का होल स्क्वायर, ये लिखते हैं, ठीक है, ये टॉर्क का रिलेशन है। डीसी शंट मोटर में टॉर्क क्या है IA के प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम इसको ग्राफ में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे टॉर्क और IA, है ना, तो ये ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन। और स्पीड और टॉर्क का ग्राफ अगर आपसे पूछता है एग्जाम में स्पीड और टॉर्क, तो ये हुआ स्पीड डीसी शंट मोटर का कांस्टेंट रहता है, बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन रहा थोड़ा सा डेविएशन रहता है, स्पीड थोड़ा सा स्लाइटली बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा सा कम होगा फुल लोड आते आते, है ना। तो ये स्पीड टॉर्क का ग्राफ हुआ, सारा कुछ याद होना चाहिए। और स्पीड और आर्मेचर करंट का भी जो ग्राफ होगा, क्यों टॉर्क जो क्या होता है आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो टॉर्क या फिर आर्मेचर करंट यहाँ पर है ग्राफ सेम ही होगा ऐसे आइडियली या फिर प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या होगा ऐसा रहेगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप सारा ग्राफ अच्छे से। तो टॉर्क का ये रिलेशन हो गया यहाँ से, याद रखना है शंट मोटर में IA के प्रोपोर्शनल, सीरीज मोटर में IA स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ये तीनों ग्राफ हो गया टॉर्क IA, स्पीड टॉर्क और स्पीड आर्मेचर करंट डीसी शंट मोटर के। इसमें सीरीज का हम पहले बताएं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ सीरीज मोटर, ठीक है। पहले सीरीज मोटर का डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा सीरीज मोटर है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग, यहाँ ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये वोल्टेज, ऐसे सपोज करंट फ्लो कर रहा है है ना। करंट सबके थ्रू सेम फ्लो करता है सीरीज मोटर में, चाहे वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो और यहाँ पे आर्मेचर हो। यहाँ से हम सप्लाई ले रहे हैं डीसी मोटर में, डीसी मोटर क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है सीरीज मोटर, ठीक है, इट्स फील्ड वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ थिकर वायर एंड लेस टर्न, इट कैन रन इजिली विदाउट लोड, ये तो गलत है। डीसी मोटर को कभी भी नो लोड पे स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि नो लोड पे स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और आइडियली इनफाइनाइट होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। इट है ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड, ये भी गलत है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखें कि स्पीड और टॉर्क का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, तो स्पीड देखिए जैसे टॉर्क बढ़ रहा है स्पीड कम हो रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड ये गलत हो गया। रन विदाउट लोड ये भी गलत हो गया। इट है जो पुअर टॉर्क ये भी गलत हो गया। आप देख सकते हैं टॉर्क जो है इसके प्रोपोर्शनल होता है और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला IA स्क्वायर बराबर हो गया, और टॉर्क अच्छा खासा होता है स्टार्टिंग टॉर्क और बाद में भी टॉर्क अच्छा रहता है सीरीज मोटर में, तो ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन ये है, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट देखिए नहीं भी पता था थिकर वायर क्यों बोल रहा है, लेशन क्यों बोल रहा है, तो आप तीनों ऑप्शन गलत हो गया, तो ये सही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये बताते हैं ऐसा क्यों है, थिकर वायर और लेशन लिखा है ना। अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग में क्या है,
कि करंट जो है जो आर्मेचर से फ्लो कर रहा है वही यहाँ से फ्लो कर रहा है, वही सीरीज वाइंडिंग से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोशिश ये रहती है क्योंकि आर्मेचर करंट का वैल्यू तो ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होना चाहिए। आर सीरीज शुड बी लेस। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे, ये जो रेजिस्टेंस है आर सीरीज, ये अगर बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज बैक ईएमएफ यहाँ पे कम हो जाएगा, है ना। बट ऐसा तो नहीं चाहते हम लोग बैक ईएमएफ का वैल्यू अच्छा होना चाहिए। तो जो यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कम होना चाहिए। अब देखिए आर इक्वल टू रो एल बाई ए, अगर आर का वैल्यू कम होना है तो एक आर को कम रखने के लिए ए का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, तो एरिया ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि थिकर वायर होगा, ठीक है, थिकर वायर होगा। ठीक है, एरिया ज़्यादा कैसे होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा तभी होगा ना जब वायर थिक होगा, इसलिए थिकर वायर। और नंबर ऑफ टर्न्स भी कम होना चाहिए, है ना, क्योंकि करंट यहाँ पे कम फ्लो ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो उतने ही करंट में फील्ड वाइंडिंग जो है वो एक्साइटेशन से काम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा तो एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा करंट का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो थिकर वायर यहाँ पे हो गया, तो रेजिस्टेंस कम रखने के लिए तो इसका ये सही ऑप्शन है। रेजिस्टेंस कम होने से क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप जो है रेजिस्टेंस के क्रॉस कम होगा, तो मशीन में ओवरऑल लॉस कम होगा, कॉपर लॉस भी कम होगा, आई स्क्वायर लॉस कम होगा, तो उसकी वजह से मशीन का जो एफिशिएंसी है वो भी अच्छा रहेगा, है ना, एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। उम्मीद करते हैं सब समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लाई टर्मिनल ऑफ ए डीसी शंट मोटर आर रिवर्स। ठीक है, ये हमारा डीसी शंट मोटर ऐसे होता है। ये सपोज डीसी शंट मोटर है ना, ये डीसी शंट मोटर है। सप्लाई टर्मिनल क्या है, ये वोल्टेज है, सप्लाई टर्मिनल को रिवर्स कर दिए तो क्या होगा, डीसी शंट मोटर में अगर इस वोल्टेज के सप्लाई को रिवर्स कर दिए तो ये आर्मेचर के थ्रू और फील्ड वाइंडिंग के थ्रू, दोनों के थ्रू जो करंट जा रहा है दोनों का डायरेक्शन एक साथ ही चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, रन इन द सेम डायरेक्शन, रन इन रिवर्स डायरेक्शन, स्टॉप या बर्न, नहीं ये सब तो कोई मतलब नहीं बनता। सी फील्ड, ये हमारा वोल्टेज सप्लाई है, अगर सप्लाई टर्मिनल को रिवर्स कर दिए तो ये सेम डायरेक्शन में रन करेगा, है ना, क्योंकि तीनों एक साथ ही पैरेलल है। शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, आर्मेचर और वोल्टेज सप्लाई तीनों ही पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर वोल्टेज सप्लाई को रिवर्स कर देंगे तो आर्मेचर के थ्रू ही वोल्टेज रिवर्स हो गया और फील्ड वाइंडिंग के थ्रू रिवर्स हो गया, दोनों के थ्रू करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया, तो मोटर के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रह जाएगा, है ना। टॉर्क लिखता है ना फाई इंटू आई है, तो अगर यहाँ से वोल्टेज चेंज किया तो फ्लक्स का भी डायरेक्शन चेंज हो गया से और आर्मेचर का भी डायरेक्शन चेंज हो गया, तो सेम ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ठीक है, डीसी शंट मोटर में क्या होता है कि अगर आपको स्पीड को रिवर्स करना है तो कोई एक ही वाइंडिंग को रिवर्स करना है, या तो आर्मेचर वाइंडिंग को आप चेंज करें या तो फिर फील्ड वाइंडिंग को, है ना। यहाँ पे आइदर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, दोनों में से कोई एक वाइंडिंग को अगर आप का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, है ना, उसका मतलब कनेक्शन चेंज करेंगे या तो फील्ड वाइंडिंग का या फिर आर्मेचर वाइंडिंग का, तो डीसी शंट मोटर का रोटेशन चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर सप्लाई कर दिए चेंज तो सेम डायरेक्शन मूव करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ एन ऑर्डिनरी डीसी सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई, the motor is at a standstill condition, it will rotate and exert unidirectional torque, it will oscillate and exert unidirectional torque, it will rotate and exert bidirectional torque। ठीक है, इसका जो आंसर होगा it will rotate and exert unidirectional torque। डीसी सीरीज मोटर को अगर एसी सप्लाई हम लोग देंगे, है ना, ये हमारा डीसी सीरीज मोटर हो गया, डीसी सीरीज मोटर को अगर एसी सप्लाई दिया जाता है तो सिंस ये डीसी सीरीज मोटर मतलब इसका जो वाइंडिंग है वो तो एसी के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है, बट करंट तो उससे सेम फ्लो करेगा, है ना, एसी करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे डायरेक्शनल की बात कर लेते हैं। डीसी सीरीज मोटर, अच्छा पहले आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कौन सा ऐसा मोटर है जो एसी और डीसी दोनों पे काम करता है ना, एसी और डीसी दोनों पे काम करता है और उसको उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है
कि एसी और डीसी दोनों पे काम करे। ये सिंगल फेज मोटर है, तो आप इसका नाम बताइए कौन सा मोटर है। अब यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर है, इसको एसी सप्लाई दे दिए, तो ये जलेगा तो नहीं, ये ठीक ठाक से काम करेगा, है ना। बट इसका जो डायरेक्शनल टॉर्क है वो सेम ही रह जाएगा, क्योंकि ये सीरीज मोटर है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो जो सीरीज वाइंडिंग है और जो आर्मेचर है, पोलैरिटी दोनों की तरह चेंज हो जा रहा है। एसी सप्लाई ऐसा होता है ना, डीसी सप्लाई ऐसा है, एक टाइम पे पोलैरिटी इधर है मान लेते हैं, एक टाइम पे चेंज है, लेकिन जो भी चेंज हो रहा है तो वो दोनों के साथ हो रहा है, आर्मेचर के थ्रू भी और सीरीज वाइंडिंग के थ्रू भी, है ना। तो दोनों के साथ चेंज हो जा रहा है, तो इसीलिए टॉर्क यूनी डायरेक्शनल ही होगा, बाई डायरेक्शनल नहीं होगा। अगर कोई और मोटर होता, लेकिन यहाँ पे तो सेम ही करंट फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू भी और इसके थ्रू भी। अगर डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया, सपोज कुछ भी अगर इधर से फ्लो करने लग गया, फिर उस केस में भी दोनों के साथ हो रहा है चेंज, तो इसीलिए टॉर्क यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, रोटेट होगा लेकिन यूनी डायरेक्शनल टॉर्क हुआ, टॉर्क बाई डायरेक्शनल नहीं होगा एसी में, है ना। तो टॉर्क यूनी डायरेक्शनल होगा, इसका यही रीजन है। और सिंस ये डीसी मशीन है तो कोर लैमिनेटेड नहीं होता, तो मतलब उसको एसी कोर की तरह से डिजाइन नहीं किया जाता, इसलिए क्या होता है इसमें एडी करंट लॉस ज़्यादा होता है। एडी करंट लॉस जो है वो ज़्यादा होगा इस मशीन में, और एफिशिएंसी बहुत पुअर होगा, वेरी पुअर एफिशिएंसी। ब्रश पे स्पार्क होगा, स्पार्क एट ब्रश। ये सारा कॉन्सिक्वेंस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि अगर डीसी सीरीज मोटर को ऐसे मैग्नेट करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो एडी करंट लॉस ज़्यादा होगा, पुअर एफिशिएंसी होगा, ब्रश पे स्पार्किंग ज़्यादा होगा। और इसका रीजन तो आप समझ गए कि पोलैरिटी दोनों ही केस में, है ना, सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों में एक साथ ही चेंज हो जा रहा है, इसीलिए टॉर्क का डायरेक्शन सेम ही है, यूनि डायरेक्शनल ही है ना, बाई डायरेक्शनल नहीं होगा। ओके, तो इसका बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट सप्लाई टेक्स अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। 200 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है, करंट 8 एम्पियर ले रहा है। द मोटर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 80%, फाइंड द आउटपुट। ये कौन सा मोटर है, सीरीज एक्शन नहीं दे रखा, लेकिन इसका यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है ये हमेशा ही क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, चाहे कोई भी चीज़ हो। यहाँ पे एफिशिएंसी का 80%, मतलब क्या हुआ 0.8 हो गया। आउटपुट क्या दे, आउटपुट निकालना है अपने को। इनपुट दे रखा है, मोटर ऑपरेटिंग है 220 वोल्ट सप्लाई टेक्स अ करंट ऑफ इतना, है ना। सपोज हम शंट मोटर बनाते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग है 220 वोल्ट, टेकिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर। 8 एम्पियर यहाँ से करंट ले रहा है, ठीक है। तो ये सप्लाई है, इनपुट यही तो इनपुट ले रहा है। इनपुट क्या होगा, इनपुट पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, तो 220 इंटू 8 क्या हो गया यहाँ पे 220 इंटू 8, ठीक है। यहाँ से आउटपुट निकालेंगे क्या होगा 220 इंटू 8 इंटू 0.8, है ना, तो 8/10 कट गया, 22 गुना 64, 64 दूना 128, बचा 12, 128 और 12 140, 1408 वाट, ठीक है। ये हमारा आउटपुट हो गया 1408 वाट, इसका ये आंसर है। एफिशिएंसी सिंपल आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट क्या होता है इसमें, वोल्ट एम्पियर, मतलब पावर है। वाट किसका यूनिट है, एक्टिव पावर का फॉर्मूला वी आई कॉस फाई, रिएक्टिव पावर का वी आई साइन फाई, यूनिट वी आर, और एपरेंट पावर का वी आई वोल्ट एम्पियर। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर का एक रिलेशन यहाँ पर याद रखेंगे, एस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन एग्जाम पावर सिस्टम में काम आता है ये, ठीक है। पावर क्या होता है, वी आई कॉस फाई पावर फैक्टर है। सर्किट थ्योरी में कॉस फाई का पावर फैक्टर क्या फॉर्मूला होता है, आर अपॉन जेड। जेड यहाँ पे इंपेडेंस है, आर रेजिस्टेंस है, ये सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉस ये बहुत काम आता है, कॉस फाई को आर अपॉन जेड सर्किट थ्योरी में पावर फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे इतना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर रन एट 2 डीसी शंट मोटर क्वेश्चन में बता पहले बोला रखा है, तो डीसी शंट मोटर बनाइए। रन एट 200 वोल्ट सप्लाई, 200 वोल्ट सप्लाई इफ द आर्मेचर करंट इज 20 एम्पियर, आर्मेचर करंट 20 एम्पियर है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर इज 0.5, ठीक है। तो बैक ईएमएफ पूछा गया है। बैक ईएमएफ क्या होता है, ईबी। ईबी कैसे लिखता है, वी माइनस आई आर है ना। वोल्टेज कितना है 200 माइनस आई कितना है 0.5, 0.5 का मतलब हाफ। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इतना है, करंट कितना है 20, है ना। ये कितना आ गया 200 माइनस 10, 190 वोल्ट, ठीक है। तो बैक ईएमएफ पूछा गया 190 वोल्ट आ गया आंसर।
डीसी मशीन बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, P5NZ/60 है, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर, एन यहाँ पे स्पीड है, ये पी नंबर ऑफ पोल्स है, पैरेलल पाथ, ठीक है। वेव वाइंडिंग के केस में ए का वैल्यू 2 होगा, लैप वाइंडिंग के केस में ए का वैल्यू पी के बराबर होगा, ठीक है। ये सारा कुछ याद होना चाहिए। वेव वाइंडिंग को कौन सा वाइंडिंग बोलते हैं, ये लो करंट हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है। लैप वाइंडिंग क्या होता है, हाई करंट लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। तो इतना कुछ याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड फ्लक्स ऑफ अ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल टू अचीव, आज ये डिस्कस किए हैं। फील्ड फ्लक्स मेथड में, फील्ड फ्लक्स मेथड में क्या होता है, डीसी मोटर कंट्रोल टू अचीव स्पीड हायर देन रेटेड स्पीड, है ना। फील्ड फ्लक्स मेथड डिस्कस किया ना, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB/5। रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट का वैल्यू कम हो रहा है, तो फ्लक्स का वैल्यू कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है तो स्पीड का वैल्यू बढ़ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंट्रोल स्पीड हायर देन रेटेड स्पीड, ठीक है। स्पीड का वैल्यू कब बढ़ेगा, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में रेजिस्टेंस बढ़ाए, करंट कम हुआ, फ्लक्स कम हुआ, स्पीड बढ़ गया। एकदम टिप पे सारा कुछ याद होना चाहिए। इस मेथड को कांस्टेंट पावर मेथड भी बोलते हैं, कांस्टेंट किलोवाट मेथड भी बोला जाता है। टॉर्क इसमें वेरिएबल होता है। एक और जो होता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, उसमें क्या होता है, कांस्टेंट टॉर्क होता है, पावर वेरिएबल होता है। इतना सारा कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इस सेशन में इतना ही। जो चीज़ हम पहले एक बार बता चुके हैं, थोड़ा स्पीड में रिवाइज कराते हैं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए सब कुछ, और चीज़ें बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको और आसानी से याद हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी डीसी मोटर का और सेशन होगा एक दो, सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। उस बाद किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ दिक्कत हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा क्या लगा क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।